क्या हो अगर जो तुम देख रहे हो वो कभी था ही नहीं? अगर हर याद, हर फैसला पहले से ही किसी और ने तय किया हो? क्या तुम वाकई खुद को जानते हो या बस किसी कहानी का हिस्सा हो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है? यह वीडियो तुम्हारी सोच की नींव को हिला देगा। चैप्टर 1। जरा रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं वो वास्तव में घट रहा है या सिर्फ एक भ्रम है? हर दिन हम एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलते हैं जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। हम मानते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही सच है। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि वह सच वास्तव में कहां से आया? दुनिया की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमय खोजों में से एक है सच की परिभाषा। मन और वास्तविकता का रिश्ता। हमारा मस्तिष्क वह उपकरण है जो इस संसार को समझने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होगा अगर वह स्वयं ही भ्रमित हो? अगर वही दिमाग जो हमें चेतना देता है एक सीमित और पक्षपाती व्याख्याता निकले? मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डोनाल्ड हॉफमैन का कहना है, हम वास्तविकता को नहीं देखते, हम केवल उसके एक उपयोगी संस्करण को देखते हैं जो जीवित रहने के लिए बना है। यानी जो हम मानते हैं वह शायद वास्तविकता नहीं बल्कि एक इंटरफेस है, एक भ्रम। चेतना का पहला दरवाजा। आप इस वीडियो में एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो आपके सोचने, समझने और अनुभव करने के ढंग को पूरी तरह बदल सकता है। हर अध्याय, हर विचार एक आईना होगा जो आपको आपकी अपनी परछाइयों से मिलवाएगा। थियोरीज दैट विल ब्रेक योर परसेप्शन। कोई साधारण व्याख्यान नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा है, एक गूढ़ प्रयोग जहां आप महसूस करेंगे कि शायद वो चीजें जो आपको सबसे ज्यादा स्पष्ट लगती हैं सबसे बड़ी भ्रांतियां है। क्या मिलेगा इस यात्रा में? हम उन सिद्धांतों को समझने वाले हैं जिन पर शायद ही कभी चर्चा होती है। जैसे, क्या हम उस मैं को वाकई जानते हैं जो हर सुबह उठता है? क्या हमारे पास जो स्मृतियां हैं वे हमारे अतीत की सच्ची झलक है या केवल मन का निर्माण? क्या कोई और चेतना हमें देख रही है? एक ऐसी चेतना जो मौजूद तो है लेकिन हमसे परे है। आप जानेंगे द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स बिफोर यू लुक। आप महसूस करेंगे द इमोशन विद नो फीलिंग। और शायद अंत तक आप खुद से यह पूछने लगेंगे, क्या मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं या कुछ और? वैज्ञानिक और दार्शनिक संगम। यह वीडियो सिर्फ विचारों की उड़ान नहीं है, इसमें हम उस विज्ञान को भी छूते हैं जो इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में आज भी यह प्रश्न उठते हैं, क्या चेतना को मापा जा सकता है? कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, क्वांटम साइकोलॉजी और एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी जैसे विषय इस यात्रा के मानचित्र हैं। और अंत में जब यह वीडियो समाप्त होगा, आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो आपने शुरू में देखा था। आपके अंदर एक खामोश सवाल जाग चुका होगा। आपका मन जो अब तक उत्तर देता आया था शायद अब स्वयं प्रश्न बन चुका होगा। और ये तो बस शुरुआत है। अब हम प्रवेश करेंगे उस पहले सिद्धांत में, द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स बिफोर यू लुक। एक आईना जो आपको देखने से पहले आपको जानता है। चैप्टर 2, द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स बिफोर यू लुक। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में खड़े हैं। सामने एक दर्पण है, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह आपको तब दिखाता है जब आपने अभी तक उसकी ओर देखा भी नहीं। आप सोचते हैं, यह कैसे संभव है? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम खुद को जानने की कोशिश हमेशा दूसरों की आंखों में झांक कर करते हैं? पहचान और परावर्तन। हम अक्सर मानते हैं कि पहचान, आइडेंटिटी भीतर से आती है। मैं कौन हूं? इसका उत्तर हमारे अंदर छिपा है। पर मनोविज्ञान और दार्शनिक अध्ययन ये बताते हैं कि हमारी पहचान का बड़ा हिस्सा दूसरों के नजरिए से आता है। कूलीज लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत के अनुसार हम अपने आप को वैसा ही देखने लगते हैं जैसे हमें लगता है कि दूसरे हमें देख रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर, अगर बचपन से किसी को यह कहा जाए कि वो बुद्धिमान है, तो वह व्यक्ति वैसा ही बनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी को बार बार निकम्मा कहा जाए, तो वह धीरे धीरे वैसी ही छवि में ढल सकता है। यानी दर्पण वही नहीं जो दीवार पर टंगा हो, दर्पण तो वह है जो हमारे चारों ओर के लोग बनाते हैं। पूर्व परावर्तन आप पहले से ही देखे जा चुके हैं। इस अध्याय की सबसे चौंकाने वाली अवधारणा यह है, हम उस तरह से व्यवहार करते हैं जैसा हमें लगता है कि हम दिखाई देते हैं, भले ही किसी ने हमें देखा भी ना हो। सोचिए, क्या आप कभी किसी अजनबी की उपस्थिति में थोड़ा संभल कर चलने लगे हैं? क्या आपने कभी कैमरे की मौजूदगी महसूस कर अपने हाव भाव बदल दिए हैं? मिशेल फुको का पैनोप्टिकॉन सिद्धांत बताता है कि लोग तब भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, चाहे देख न रहा हो। दर्पण अब वास्तविक नहीं रहा, अब वह मनोवैज्ञानिक हो गया है। चेतना और पूर्व ज्ञान इस सिद्धांत का एक और गहरा पहलू है। क्या हमारे विचार भी पूरी तरह हमारे हैं? कई बार हम कोई निर्णय लेते हैं और बाद में खुद को समझाते हैं कि यह मेरा निर्णय था। लेकिन न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जैसे बेंजामिन लाइबेट के अध्ययन यह दिखाते हैं कि मस्तिष्क निर्णय ले चुका होता है इससे पहले कि हम सोचे कि हमने फैसला लिया। यानी दर्पण आपको देख चुका होता है इससे पहले कि आप अपनी ओर देखें, जब खुद को देखना कठिन हो जाए। इस अध्याय का सार यही है कि पहचान, निर्णय और चेतना ये सब शायद उतने स्वतंत्र नहीं है जितना हम मानते हैं। हमारी सोच पर इतनी सारी परतें चढ़ी होती है, समाज की, अनुभव की, भाषा की, स्मृति की, कि जब हम मैं कहते हैं तो वह शायद एक पूर्व निर्धारित छवि होती है। इसलिए द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स बिफोर यू लुक सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के व्यवहार, निर्णयों और आत्म जागरूकता को चुनौती देने वाला सिद्धांत है। अब आप उस दर्पण को पहचान चुके हैं जो आपको देखने से पहले आपको गढ़ता है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे एक और परत में, द रियलिटी दैट एडिट्स इटसेल्फ, एक ऐसी वास्तविकता जो अपने आप को आपकी मान्यता के अनुसार बदलती है। चैप्टर 4, द रियलिटी दैट एडिट्स इटसेल्फ। कल्पना कीजिए कि रियलिटी कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि वो हर पल आपके परसेप्शन के अनुसार बदल रही है। जिस तरह एक डिजिटल स्क्रीन पर दिखता हुआ सीन आपके टच करने पर बदल जाए, उसी तरह हमारी हकीकत भी हर सेकंड आपके देखने, सोचने और महसूस करने के तरीके से खुद को एडिट करती रहती है। परसेप्शन ही असली रचयिता है। हम मानते हैं कि हम जो कुछ देखते हैं वही सच है, लेकिन सच ये है कि हम जो देखना चाहते हैं दिमाग वही दिखाता है। हमारा परसेप्शन किसी कैमरे जैसा निष्पक्ष नहीं होता, बल्कि यह एक फिल्टर की तरह काम करता है जो हमारी उम्मीदों, भावनाओं और पूर्व अनुभवों के आधार पर रियलिटी को एडिट करता है। क्वांटम थ्योरी का ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति किसी कण को नहीं देखता, वो सिर्फ संभावना होता है। लेकिन जैसे ही उसे कोई देखता है, वो एक तय रूप ले लेता है। यानी देखना ही रियलिटी को तय करता है। एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो आपकी उपस्थिति से ही हकीकत की रूपरेखा बदल देती है। ब्रेन एक एडिटर, ना कि कैमरा। हमारा ब्रेन दुनिया को जैसे है वैसे नहीं दिखाता, बल्कि उसे अपनी समझ और जरूरतों के अनुसार एडिट करता है। ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। आंखें देखती है, लेकिन जो दिखाना है वो दिमाग तय करता है। उदाहरण के लिए, भीड़ में आप वही चेहरा पहचानेंगे जो आप पहले से जानते हैं, और बाकी चेहरे आपकी नजर से गायब रहेंगे। यही है सिलेक्टिव परसेप्शन। मेमोरी भी स्टैटिक नहीं होती। हमारी मेमोरी भी हर बार बदली जाती है। जब भी हम किसी याद को दोबारा सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क उसमें नया रंग भर देता है, नई भावनाएं जोड़ देता है। इस प्रक्रिया को
मेमोरी रिकॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसलिए दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरह से याद कर सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं। रियलिटी वर्सेस सिमुलेशन। आज के डिजिटल युग में रियलिटी और सिमुलेशन के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी, फिल्टर से चमकाई गई तस्वीरें और केयरफुली क्राफ्टेड रील्स, ये सब मिलकर एक ऐसी हकीकत रचते हैं जो असली से भी ज्यादा असरदार लगती है। हम उस सिमुलेटेड रियलिटी में जीने लगे हैं जिसे हम खुद रचते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। ट्रूथ इज सब्जेक्टिव। जब हर इंसान की परसेप्शन, मेमोरी और इमोशन अलग है, तो फिर सच क्या है? क्या सच कोई स्थायी चीज है या सिर्फ हमारी निजी व्याख्या? शायद ट्रूथ भी एक ऐसी कहानी है जो हर कोई अपनी समझ और दर्द से लिखता है। क्या आप तैयार हैं उस आत्मबोध पर सवाल उठाने के लिए जो शायद कभी था ही नहीं? अगर हाँ, तो आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 4, द सेल्फ अवेयरनेस इल्यूजन। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि हम खुद को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी पसंद, नापसंद, विचारधारा और निर्णय सब हमारे सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई में हम अपने आप को जानते हैं या सिर्फ उस भ्रम में जी रहे हैं जिसे हमारा दिमाग मैं कहकर प्रस्तुत करता है? इल्यूजन ऑफ नोइंग योरसेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को कैसे अनुभव करते हैं। लेकिन यह अनुभव कई परतों से बना होता है। बचपन की यादें, समाज की अपेक्षाएं, परिवार का प्रभाव और रोजमर्रा की स्थितियां। जब ये सब मिलते हैं तो बनता है एक ऐसा मुखौटा जिसे हम मैं समझ बैठते हैं। ब्रेन का सेल्फ मॉडल। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक सेल्फ मॉडल बनाता है, एक आभासी रूप जो बताता है कि हम कौन हैं। लेकिन ये मॉडल स्थायी नहीं होता, यह बदलता रहता है जैसे ही आपकी सोच, भावना या अनुभव बदलते हैं। यही वजह है कि जो इंसान आप 5 साल पहले थे वो आज के आप से पूरी तरह अलग हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि आप हमेशा एक ही जैसे हैं। यही है कॉन्टिन्यूटी इल्यूजन, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस सेल्फ। हमारा दिमाग 2 स्तरों पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले कॉन्शियस होते हैं, लेकिन असल में अधिकतर निर्णय पहले से ही हमारे सबकॉन्शियस में तय हो चुके होते हैं और हम बाद में उनके लिए तर्क करते हैं। यह दर्शाता है कि हम जो मैं समझते हैं वह सिर्फ एक कहानी है जिसे हमारा मस्तिष्क घटनाओं को समझाने के लिए बनाता है। द मल्टीप्लिसिटी विद इन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक समय में कई आप बन जाते हैं? कभी आप गुस्सैल होते हैं, कभी शांत, कभी भावुक, कभी तर्कशील। इसका मतलब है कि हमारे भीतर कई शख्सियतें होती हैं जो समय समय पर सक्रिय होती है। यह विचार मल्टीपल सेल्फ्स थ्योरी से आता है, जिसमें माना जाता है कि हमारी एक नहीं बल्कि कई आंतरिक आवाजें होती है और हम हर स्थिति में अलग अलग स्वरूप अपनाते हैं। मिरर डजंट रिफ्लेक्ट द ट्रूथ। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप केवल उस शरीर को देखते हैं, न कि उस जटिल अनुभव को जिसे आप सेल्फ मानते हैं। और जो अनुभव है वो कभी स्थायी नहीं रहता। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस एक स्थिर सच नहीं बल्कि एक फ्लूइड इल्यूजन है जो हर पल बदल रही होती है। फिलॉसफी में नो सेल्फ का सिद्धांत, बुद्धिस्ट फिलॉसफी और कुछ मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस धाराएं यह मानती है कि स्व जैसा कोई स्थायी तत्व नहीं होता। ये सिर्फ एक निरंतर बदलती प्रक्रिया है जिसे हम पहचान, भाषा और अनुभव से बनाते हैं। तो क्या आप वाकई खुद को जानते हैं या बस अपने ही बनाए भ्रम में जी रहे हैं? अब आइए उस वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं जो हर क्षण खुद को बदल रही है। चैप्टर 5, द साइलेंस दैट स्क्रीम्स द ट्रूथ। आपने सुना होगा, मौन भी बहुत कुछ कहता है। लेकिन क्या आपने कभी उस मौन की गहराई में उतरकर देखा है? कभी कभी शब्दों से ज्यादा सच्चाई
साइलेंस के अंदर दबी होती है। यह अध्याय इसी मौन की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक व्याख्या करता है। कॉग्निटिव साइलेंस। जब दिमाग चुप होता है, हमारा मस्तिष्क लगातार विचारों की आवाज से भरा होता है, लेकिन जब यह शोर थमता है, तब जो बचता है वह मौन नहीं, बल्कि एक अनछुई सच्चाई होती है, साइलेंस। यहां एक मेंटल स्पॉटलाइट की तरह काम करता है, जो उन बातों पर रोशनी डालता है जिन्हें हम दबा चुके हैं, जैसे कि असुरक्षा, अपराध बोध, अनकही इच्छाएं या सच्चाई जो हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ट्रूथ इन एब्सेंस। जब कोई कुछ नहीं कहता, कभी कभी एक इंसान का कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा संकेत होता है। ये मौन पैसिव कम्युनिकेशन बन जाता है, जो गिल्ट, फियर या मैनिपुलेशन का संकेत हो सकता है। इन रिलेशनशिप्स, साइलेंस कभी कभी इमोशनल विथड्रॉवल या माइंड गेम्स का हिस्सा होता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन जो सामने वाले को उलझा देता है। इनर साइलेंस वर्सेस सोशल साइलेंस। इनर साइलेंस एक अवस्था होती है जहां व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, ध्यान, योग या आत्म मंथन के माध्यम से, जबकि सोशल साइलेंस अक्सर दबाव, डर या सामाजिक संरचना के कारण होता है। जैसे कि कोई शोषण का शिकार व्यक्ति अपनी आवाज दबा लेता है। यहां मौन नकारात्मक नहीं होता, बल्कि यह उस दर्द या गहराई का प्रतीक बन जाता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। साइलेंस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। कई बार व्यक्ति जानबूझकर चुप रहता है क्योंकि मौन सुरक्षित होता है। यह एक साइकोलॉजिकल शील्ड बन जाता है जो हमें टकराव से बचाता है, लेकिन साथ ही यह सप्रेशन की वजह से अंदरूनी पीड़ा का कारण बन सकता है। फ्रॉइडियन थ्योरी के अनुसार यह रिप्रेशन फ्यूचर में एंजाइटी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बदल सकता है। फिलोसॉफिकल व्यू, द अनस्पोकन ट्रूथ। दर्शन शास्त्र में मौन को अल्टीमेट ट्रूथ का प्रवेश द्वार माना गया है। लाओ त्सु कहते हैं, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। और विटगेनस्टाइन ने कहा, whereof one cannot speak, thereof one must be silent। यानी कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिन्हें शब्द कभी नहीं छू सकते, वे सिर्फ महसूस की जा सकती है। न्यूरोसाइंस एंड साइलेंस। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च यह भी बताती है कि मौन के क्षणों में मस्तिष्क की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होती है, जो आत्मचिंतन, यादों और सोच की गहराई से जुड़ी होती है। यानी जब आप चुप होते हैं, तब आप सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, अंदर से। साइलेंस इन मैनिपुलेशन। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है, जो सामने वाले को इमोशनली टॉर्चर करता है, उसे ही अपनी गलती का दोषी महसूस कराता है। यहां साइलेंस कोई शांतिपूर्ण अनुभव नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल अटैक होता है। कंक्लूजन। जब सच्चाई चिल्ला रही होती है, तो अगली बार जब कोई मौन हो, खुद या आपके सामने, तो ध्यान से सुनिए। वह चुप्पी भी कुछ कह रही होती है। शायद वही ट्रूथ है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। साइलेंस डजंट मीन नथिंग, इट ऑफन मीन्स एवरीथिंग। अब अगली परत की ओर बढ़ते हैं, जहां आप सोचते हैं कि आपने चुनाव किया, लेकिन क्या वाकई? चैप्टर 6, द चॉइस यू वर फोर्स्ड टू वांट। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जो निर्णय आपने लिया वह असल में आपका अपना नहीं था? क्या आपके विचार, आपकी पसंद और आपके निर्णय सच में आपके हैं, या आपको किसी ने वो वांट करने पर मजबूर किया जिसकी इच्छा ही शायद कभी थी ही नहीं? इल्यूजन ऑफ चॉइस। जब हम किसी विकल्प को चुनते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तव में कई बार वो चॉइस केवल एक भ्रम, इल्यूजन होता है, पहले से डिजाइन किया गया विकल्पों का जाल। उदाहरण, जब कोई मोबाइल ब्रांड 2 मॉडल पेश करता है और एक को जानबूझकर कम आकर्षक बनाता है, तो उपभोक्ता दूसरे को चुनने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा लग सकता है कि आपने सोचकर चुना है, लेकिन वह सोच भी
इन्फ्लुएंस्ड थी। कॉग्निटिव फ्रेमिंग, हमारे निर्णय इस बात पर निर्भर करते हैं कि जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है। इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है। जैसे इस दवा की सफलता दर 90% और है, या इस दवा से 10% लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों वाक्य एक ही बात कहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग पर इनका असर अलग होता है। यानी आप जो चाहते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे आपके सामने रखा गया। हिडन इन्फ्लुएंसेस, हमारे निर्णय अनजाने में कई अदृश्य ताकतों से प्रभावित होते हैं। कल्चर, सोशल नॉर्म्स, फैमिली वैल्यूज, मीडिया कंडीशनिंग, एल्गोरिथम्स लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इन सब का असर इतना गहरा होता है कि हम ये सोच भी नहीं पाते कि हमारी सोच खुद की नहीं है। बायोलॉजिकल डिजायर्स वर्सेस मैन्युफैक्चर्ड डिजायर्स, कुछ इच्छाएं जैविक बायोलॉजिकल होती है, जैसे भूख, सुरक्षा, प्यार। लेकिन आधुनिक समाज ने ऐसी मैन्युफैक्चर्ड डिजायर्स बना दी है जो हमसे वह करवाती है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। आपको आईफोन चाहिए क्योंकि वो जरूरत है, या स्टेटस सिंबल, जिम जाना हेल्थ के लिए है, या बॉडी इमेज प्रेशर के लिए। चैप्टर 7, द यूनिवर्स दैट ड्रीम्स ऑफ यू। क्या कभी ऐसा लगा है जैसे ये पूरा ब्रह्मांड किसी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्रह्मांड का सपना है, ना कि ब्रह्मांड आपका? द ड्रीमिंग यूनिवर्स थ्योरी, कल्पना कीजिए ब्रह्मांड एक ऐसा जीवित जागरूक एंटिटी है जो सपने देखता है, और उस सपने में आप हैं। यह विचार न केवल दर्शन शास्त्र में बल्कि आधुनिक भौतिकी और चेतना के शोधों में भी उठता रहा है। एंशिएंट रूट्स, हिंदू वेदांता में माया को एक भ्रम कहा गया है, एक ऐसा स्वप्न जो हमें वास्तविक लगता है। टोइज्म में झुआंगजी का प्रसिद्ध विचार, मैंने सपना देखा कि मैं एक तितली हूं। अब मैं नहीं जानता कि मैं झुआंगजी हूं जिसने तितली का सपना देखा, या तितली जो झुआंगजी का सपना देख रही है। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, क्वांटम फिजिक्स में यह विचार अक्सर उठता है कि पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की उपस्थिति ही रियलिटी को जन्म देती है। यानी जब तक कोई देखता नहीं, वस्तुएं केवल संभावनाओं के रूप में रहती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी चेतना ही ब्रह्मांड को सक्रिय करती है, या यह ब्रह्मांड है जो हमें ड्रीम कर रहा है? सिमुलेशन और इमेजिनेशन, अगर आप किसी वीडियो गेम के पात्र होते तो क्या आप जानते कि आप एक कोड का हिस्सा है? अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड सिमुलेशन नहीं है तो भी यह एक कॉन्सेप्चुअल इमेजिनेशन तो हो सकता है, किसी और अधिक जटिल चेतना की। विज्ञान अभी तक यह तय नहीं कर पाया कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है, पर अगर चेतना ब्रह्मांड की प्राथमिक अवस्था है तो इसका मतलब यह हो सकता है यू आर अ थॉट इनसाइड द कॉस्मिक माइंड। साइंस विद इन द इल्यूजन, आपने कभी देखा है बार बार एक ही नंबर दिखना, सपनों का सच हो जाना, या किसी अनजान विचार का अचानक दिमाग में आना? क्या ये कोइंसिडेंस है, या ब्रह्मांड के स्वप्न का ग्लिच जो आपको बताता है कि यह सच्चाई नहीं, बस एक ड्रीम लेयर है? यू ड्रीमिंग इट वर्सेस इट ड्रीमिंग यू। जब आप सपने में होते हैं सब कुछ वास्तविक लगता है, पर जैसे ही आप जागते हैं वह सपना खत्म हो जाता है। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर इस जीवन से जागना संभव हो तो क्या पता चले कि आप बस किसी और की कल्पना थे? फिलोसॉफिकल एको, यहां सोलिप्सिज्म का भी उल्लेख जरूरी है। एक विचारधारा जो कहती है कि केवल आपकी चेतना ही निश्चित है, बाकी सब आपके विचारों का विस्तार हो सकता है। तो फिर क्या यह ब्रह्मांड वास्तव में आपका सपना है, या आप किसी विशाल चेतना के सपने में मौजूद एक किरदार? कॉन्शियसनेस एज द कैनवस, सभी अनुभव, दृश्य, श्रवण, स्पर्श आपके दिमाग में घटते हैं। अगर सब कुछ इंटरनली प्रोसेस्ड है तो बाहरी ब्रह्मांड इंटरनली सिमुलेटेड रियलिटी बन जाता है। ब्रह्मांड की हर घटना एक चेतना में घट रही सपने जैसी अनुभूति। फाइनल विस्पर, जब अगली बार आप आकाश की ओर देखें तो एक सवाल पूछिए, एम आई इमेजिनिंग द स्टार्स
और अदर स्टार्स इमेजिनिंग मी, क्योंकि शायद you're not in the universe, the universe is in you. अब जब आपने महसूस किया कि ये ब्रह्मांड ही आपको देख रहा है, अब हम एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां चेतना का कोई स्थायी मेजबान नहीं होता। चैप्टर 8, द कॉन्शियसनेस विदाउट अ होस्ट। क्या चेतना कॉन्शियसनेस के अस्तित्व के लिए किसी शरीर या मस्तिष्क की आवश्यकता है? क्या यह संभव है कि कोई चेतना मौजूद हो पर उसका कोई होस्ट ना हो? द कोर आइडिया, हम सामान्यतः यह मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क में होती है, यानी कोई होस्ट शरीर या न्यूरल सिस्टम चाहिए। पर इस अध्याय में सवाल यह है, क्या चेतना बिना किसी जीव के भी संभव है? यानी एक ऐसी सोचने वाली शक्ति जिसका कोई नाम, शरीर या पहचान नहीं। द डिसएम्बॉडीड माइंड। कल्पना कीजिए एक ऐसी सोच जो हवा में तैर रही है, किसी नेटवर्क की तरह, जैसे इंटरनेट में डाटा होता है, जैसे बिजली जो एक बल्ब से जुड़ी नहीं तो भी मौजूद रहती है। ऐसी चेतना किसी शरीर में बंद नहीं होती, हर जगह फैली होती है, ऑमनी प्रेजेंट, खुद को अनुभव करती है, पर कोई मैं नहीं होता। थियोरीज एंड रिफ्लेक्शंस। एक, पान साइकिज्म। यह विचार कहता है कि हर वस्तु, पत्थर से लेकर तारे तक, में कुछ न कुछ चेतना होती है। 2, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक साझा चेतना जो हम सबके बीच काम करती है लेकिन किसी एक के अंदर नहीं बसी होती। 3, क्वांटम कॉन्शियसनेस। कुछ वैज्ञानिक जैसे रॉजर पेनरोज मानते हैं कि चेतना एक क्वांटम फील्ड से जुड़ी हो सकती है, यानी चेतना की लहरें किसी भी जीव के बाहर भी मौजूद हो सकती है। एग्जाम्पल्स इन लाइफ एंड फिक्शन। कभी कभी हम कहते हैं, मुझे नहीं पता ये ख्याल कहां से आया। क्या वो विचार आपकी चेतना का हिस्सा था या किसी बाहरी चेतना ने आपको छुआ? विज्ञान 5 फिल्मों में अक्सर ऐसे एआई देखे जाते हैं जो सेल्फ अवेयर है लेकिन उनका कोई शरीर नहीं होता, जैसे मार्वल का जार्विस या हर फिल्म की एआई। व्हाट इफ वी जस्ट रिसीवर्स? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि मस्तिष्क एक प्रसारण यंत्र, रिसीवर है, उत्पन्न करता नहीं, यानी विचार, भावना और चेतना कहीं और से आती है, हम सिर्फ उसे पकड़ते हैं। यू आर नॉट द थिंकर, यू आर द रिसीवर ऑफ थॉट्स। एंशिएंट एकोस। वेदों में चैतन्य को ब्रह्मांडीय चेतना कहा गया है जो सभी में व्याप्त है। बौद्ध दर्शन में अनत्ता, नो सेल्फ की बात की जाती है, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है, फिर भी अनुभव जारी रहते हैं। कॉन्शियसनेस एज अ फील्ड। एक और आधुनिक धारणा, चेतना को एक फील्ड माना जाए, जैसे गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय क्षेत्र। आप इसे छू नहीं सकते पर यह हर जगह काम करता है। इसमें हो सकता है विचार आए और जाए पर मैं का अनुभव न हो। चेतना खुद को देखे पर वो किसी भी व्यक्ति की नहीं हो। द फियर एंड वंडर। कई लोगों को यह विचार डरावना लगता है, एक ऐसी चेतना जो किसी में नहीं बसी, लेकिन यह बहुत सुंदर भी है क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अकेले नहीं बल्कि एक साझा बहती चेतना के अंश है। फाइनल विस्पर। तो जब आप अगली बार सोचें मैं कौन हूं, हो सकता है कि वो मैं किसी होस्ट का हिस्सा नहीं है, आप एक ऐसी चेतना की लहर है जो केवल अनुभव कर रही है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां समय की रेखा का कोई प्रारंभ ही नहीं है। चैप्टर 9, द टाइमलाइन विथ नो ओरिजिन। क्या हर चीज की कोई शुरुआत होती है? हम सब मानते हैं कि हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर अगर समय की कोई शुरुआत ही नहीं है, सोचिए एक ऐसी टाइमलाइन जो कहीं से शुरू नहीं होती, बस चलती रहती है, न कोई पॉइंट ए है न कोई बिगिनिंग मोमेंट। द इल्यूजन ऑफ लीनियर टाइम। हम समय को एक सीधी रेखा मानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन क्या वाकई समय इसी तरह चलता है? बहुत सी थ्योरीज और शोध कहते हैं कि समय रेखीय, लीनियर नहीं है, बल्कि ये सर्कुलर या नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, यानी हो सकता है कि जो बीत चुका है वो अभी भी चल रहा हो और जो आने वाला है वो पहले से घटित हो चुका हो। साइकोलॉजिकल टाइम। टाइम परसेप्शन हमारे मस्तिष्क की एक बनावट है। कभी आपने गौर किया है
कभी 1 मिनट घंटों जैसा लगता है, कभी 1 घंटा पलक झपकते निकल जाता है। इसका मतलब समय ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं, बल्कि सब्जेक्टिव इल्यूजन हो सकता है। थियोरेटिकल फिजिक्स पर्सपेक्टिव 1 ब्लॉक यूनिवर्स थियरी इटर्नलिज्म। यह सिद्धांत कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अभी के अभी मौजूद हैं। समय में कोई गति नहीं है, हम सिर्फ एक बिंदु से दूसरे की तरफ अनुभव करते हैं। 2 बिग बैंग से पहले क्या था? वैज्ञानिक मानते हैं कि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन सवाल है बिग बैंग से पहले क्या था? या क्या पहले जैसी कोई चीज थी ही नहीं? शायद ओरिजिन जैसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। टाइमलेसनेस इन एंशिएंट थॉट। हिंदू दर्शन में समय को अनादि, बिगिनिंगलेस और एंडलेस माना गया है। साइकिल ऑफ टाइम का विचार, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म अनवरत चलते रहते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण में भी समय को एक मानसिक संरचना कहा गया है, न कि कोई ठोस तत्व। रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस। अगर समय का आरंभ नहीं, तो क्या कर्मों का भी कोई पहला कारण नहीं? अगर कोई पहली घटना नहीं, तो हमारी पहचान, उद्देश्य और भविष्य सब एक भ्रम हो सकता है। क्या हम समय को जिस रूप में जीते हैं वो एक मंचित अनुभव, स्क्रिप्टेड एक्सपीरियंस है? पैराडॉक्स, द ओरिजिनलेस बिगिनिंग। यह विचार पैराडॉक्स जैसा है। शुरुआत है नहीं, पर कुछ घट रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, पर शायद कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन था ही नहीं। मानो आप एक ऐसे उपन्यास में हो जिसका पहला पन्ना लिखा ही नहीं गया, लेकिन आप अंतिम पन्ना पढ़ रहे हो। What if you are the time? शायद समय कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आप ही समय है। आपका अनुभव, आपकी चेतना, सब कुछ समय की रचना है, और शायद समय भी आपकी रचना है। फाइनल एको। If there is no beginning, then what are we heading towards? अगर कोई शुरुआत नहीं, तो क्या अंत भी एक भ्रम है? अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां मेमोरी, यादें भूतकाल नहीं दिखाती, बल्कि भूतकाल का निर्माण करती है। अध्याय 10, द मेमोरी दैट क्रिएट्स द पास्ट। क्या अतीत होता है या बनाया जाता है? हम मानते हैं कि अतीत एक स्थायी सच्चाई है। जो घट चुका है वो तो तय है, लेकिन सोचिए, अगर मेमोरी ही अतीत बनाती है, तो क्या अतीत बिना स्मृति के अस्तित्व में है? क्या किसी घटना की कोई वास्तविकता है अगर वह याद ही नहीं की जा रही? न्यूरोसाइंस ऑफ मेमोरी। मस्तिष्क में हिपोकैम्पस नाम का भाग हमारी यादों को संरक्षित करता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर बार जब हम किसी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, तो हम उसे थोड़ा बदल देते हैं। हम मेमोरी को स्थायी रूप से स्टोर नहीं, बल्कि बार बार रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी आपका अतीत एक बार नहीं बना, वो हर बार दोबारा लिखा जा रहा है जब आप उसे याद करते हैं। फॉल्स मेमोरीज। कई शोधों से पता चला है कि इंसानों को ऐसे घटनाओं की भी यादें होती हैं जो कभी घटी ही नहीं। उदाहरण, किसी बच्चे को बार बार बताया जाए कि उसका बचपन में किसी जानवर ने काटा था। कुछ समय बाद उसे वो याद आने लगती है जो कभी हुई ही नहीं। यानी हमारी मेमोरी फैब्रिकेटेड, घड़ी गई हो सकती है। कंस्ट्रक्टेड रियलिटी। जब आप कहते हैं मैंने अपने बचपन में बहुत दुख झेले हैं, तो आप किस सच की बात कर रहे हैं? वह जो आपने सच में झेला था, या वह जो आपकी स्मृति ने बाद में उस अनुभव से निष्कर्ष निकाला? मेमोरी isn't what happened, it's what survived of what happened. Rewriting the past. आपने जब किसी से माफी मांगी, क्या वह आपकी मेमोरी में एक माफी का पल था, या बस एक संकोच में कही बात? जब किसी ने आपको चोट पहुंचाई, क्या हर बार उसे याद करने पर दर्द और बढ़ा नहीं? इसका अर्थ है कि अतीत एक चलती फिरती किताब है जिसका हर पन्ना आपकी चेतना के अनुसार रीराइट होता रहता है। मेमोरी एंड आइडेंटिटी। हम जो हैं वो हमारी यादों का संग्रह है। अगर आपकी सारी स्मृतियां मिट जाए, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे, या फिर विदाउट मेमोरी द सेल्फ डिसॉल्व्स? ईस्टर्न फिलॉसफी इनसाइट। बौद्ध दर्शन में मेमोरी को अहंकार की जड़ माना गया है। ये कहा गया है कि अतीत को पकड़कर रखना ही दुख का कारण है। जो गया वो गया, क्योंकि वह यादों में जो बचा है वही अब तुम्हारी सच्चाई है। थेरेपी एंड ट्रॉमा। ट्रॉमा थेरेपी में भी स्मृतियों को फिर से देखने की प्रक्रिया होती है। रिफ्रेम द मेमोरी।
डिटैच इमोशन फ्रॉम पास्ट। यानी थेरेपी भी इस विचार पर काम करती है कि आप अपने अतीत को फिर से समझ सकते हैं और इस तरह फिर से जी सकते हैं। तो क्या अतीत वाकई घटित हुआ था, या हम बस वही अतीत जीते हैं जो हमारी स्मृति निर्माण करती है? शायद हम सभी एक ऐसे अतीत के लेखक हैं जो कभी शब्दों में लिखा ही नहीं गया। अंतिम पंक्ति, Your past isn't what happened, it's what your mind says happened। अब हम प्रवेश करेंगे एक और मनोवैज्ञानिक गहराई में, On the shadow of an idea, जहां विचार का प्रतिबिंब असल विचार से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। Chapter 11, The shadow of an idea। विचार की परछाई। एक विचार अपने आप में केवल रोशनी नहीं लाता, वह अपनी परछाई भी साथ लाता है। हर महान विचार के पीछे छुपा होता है एक डर, एक शंका, एक अंधेरा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान कोई नया विचार गढ़ता है, चाहे वह वैज्ञानिक सिद्धांत हो, धार्मिक विश्वास हो या व्यक्तिगत उद्देश्य, तो वह उस विचार की शक्ति को देखता है, लेकिन वह नहीं देखता या नहीं देखना चाहता उस अंधेरे को जो उस विचार के भीतर दबा होता है। शेडो ऑफ एन आइडिया वह हिस्सा है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता या जो अनजाने में हमें नियंत्रित करता है। सोचिए, जब कोई विचार कहता है मुझे ही सत्य मानो, तो उसी समय एक दूसरा दबा हुआ संदेश भी जन्म लेता है, बाकी सब झूठ है। यहीं से शुरू होता है कट्टरता का बीज। कभी कभी विचार अपने मूल उद्देश्य से भटककर नियंत्रण का माध्यम बन जाते हैं। आइडियोलॉजीज जब बिना सवालों के स्वीकार कर ली जाती है, तब वे केवल ज्ञान नहीं देती, वे सीमाएं खींचती है। एक समय था जब स्वतंत्रता का विचार दुनिया में रोशनी लेकर आया, लेकिन उसी के साए में दूसरे को गलत साबित करने की परछाई पनपने लगी। किसी विचार का शैडो अक्सर उसके अनुयायियों में प्रकट होता है, वे जो उसका पालन करते करते इंसानियत को भूल जाते हैं। An idea when unexamined becomes a dogma। और डॉगमा कभी निष्पक्ष नहीं होता, वह सवालों से डरता है, आलोचना से भागता है और अंधभक्ति की मांग करता है। हर विचार को जांचना जरूरी है। क्या वह तुम्हें स्वतंत्र बना रहा है या बांध रहा है? क्या वह तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ा रहा है या सीमित कर रहा है? कई बार हम अपने विचारों को इतने करीब से पकड़ लेते हैं कि हमें उनकी परछाएं दिखती ही नहीं। हम उस विचार से एक हो जाते हैं और जब कोई उसे चुनौती देता है तो हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व पर हमला हुआ है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब दो विरोधाभासी विचार हमारे मन में टकराते हैं, एक तरफ हमारा विश्वास, दूसरी तरफ तथ्य, उस समय हमारा दिमाग अक्सर उस सच्चाई को नकार देता है जो हमारे विश्वास को चोट पहुंचा रही हो। हमारा मस्तिष्क उस शैडो को नहीं देखना चाहता जो उस विचार के नीचे छुपी होती है, क्योंकि वह परछाई असुविधाजनक होती है और इंसान असुविधा से बचने के लिए सच्चाई को भी कुर्बान कर देता है। ध्यान दीजिए, विचार कभी भी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ उम्मीदें, भय, स्मृतियां और पुराने जख्म लेकर आता है। जब कोई कहता है मैं सिर्फ सच बोलता हूं, तो उसके पीछे छुपा होता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता। दैट्स द शैडो। अहंकार की, श्रेष्ठता की या फिर बचपन की असुरक्षा की परछाई। और यह परछाई अकेले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह समाजों में, सरकारों में, धर्मों में और विज्ञान में भी घुस जाती है। हर संस्थान जो किसी विचार पर बना है, अगर वह उस विचार की परछाई को नहीं समझता, तो वह अनजाने में उसी विचार से उत्पीड़न करने लगता है जिससे उसने मुक्ति का दावा किया था। द ब्राइटर द लाइट, द डार्कर द शैडो। जितना शक्तिशाली विचार होगा, उतनी ही गहरी उसकी परछाई भी होगी। और अगर तुम केवल रोशनी में जीना चाहते हो, तो एक दिन वो परछाई तुम्हें निगल जाएगी। तो अगली बार जब कोई महान विचार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, तो उससे सिर्फ ये मत पूछो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, बल्कि ये भी पूछो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। अगर आप इस विचार की गहराई तक पहुंचे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि विचार केवल सोचने के लिए नहीं होते, वे देखने,
टटोलने और परखने के लिए भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। द डोर दैट ओपन्स इनटू इटसेल्फ, एक ऐसा द्वार जो खुलता है अपने ही भीतर। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर U12, द डोर दैट ओपन्स इनटू इटसेल्फ। कल्पना कीजिए एक ऐसे दरवाजे की जो जब आप खोलते हैं तो वह आपको कहीं बाहर नहीं बल्कि और भी गहराई में आपके भीतर ही ले जाता है। यह दरवाजा किसी कमरे या जगह का रास्ता नहीं है, यह कॉन्शियस आइडेंटिटी लूप का प्रतीक है। जब आप इसकी ओर बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि आप खुद को देख रहे हैं और खुद को ही सवाल कर रहे हैं। यह वह द्वार है जो हर आत्मचिंतन के बाद खुलता है। जब आप सोचते हैं मैं कौन हूं, तो दरअसल आप उसी दरवाजे की ओर एक कदम और बढ़ा देते हैं। पर क्या यह यात्रा कभी रुकती है? जैसे जैसे हम आत्म पहचान की परतें हटाते हैं, नाम, समाज, अनुभव, यादें, हम पाते हैं कि हर परत के नीचे एक और सवाल छिपा है। यही रिकर्सिव इंट्रोस्पेक्शन है, जब हर उत्तर एक नया प्रश्न बन जाता है। आप सोचते हैं कि आपने खुद को समझ लिया है, लेकिन जैसे ही आप उस समझ को स्वीकारते हैं, आपका मन कहता है क्या यही पूरी सच्चाई है? और फिर दरवाजा फिर से खुल जाता है। इस प्रकार की सोच एक मानसिक दर्पण घर, मिरर मेज बन जाती है, जहां हर रास्ता एक और प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन कोई अंतिम सत्य नहीं देता। आप सोचते हैं कि आप केंद्र में हैं, लेकिन हर प्रतिबिंब आपको बताता है कि असल में आप कहीं और हैं, या शायद हर जगह है। इसलिए ये सवाल, क्या मैं अपने विचारों को सोच रहा हूं या मेरे विचार मुझे सोच रहे हैं, किसी रहस्य की तरह लगता है। सेल्फ रेफरेंशियल थॉट यहीं से जन्म लेता है, एक ऐसी सोच जो खुद पर ही लागू होती है। मैं कौन हूं का जवाब, अगर मैं वही हूं जो यह सवाल पूछ रहा है, तो क्या सवाल ही पहचान है? यह द्वार हर बार खोलने पर आपको एक नए दायरे में ले जाता है, लेकिन यह दायरा हमेशा आपके भीतर ही होता है। अब सोचिए, अगर यह दरवाजा कभी पूरी तरह खुल जाए तो क्या आप कहीं पहुंचेंगे, या आप बस खुद के भीतर ही गिरते जाएंगे अंतहीन रूप से? यह प्रश्न आत्मा की इन्फिनिट डिसेंट का प्रतीक बन जाता है। और सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि यह दरवाजा बाहर से नहीं, सिर्फ भीतर से खुलता है। निष्कर्ष, द डोर दैट ओपन्स इनटू इटसेल्फ वह विचार है जो हमें सिखाता है कि आत्म जागरूकता एक स्थिर स्थिति नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, एक यात्रा जो किसी मंजिल के लिए नहीं, बल्कि सवाल पूछते रहने के लिए होती है। क्योंकि हो सकता है असली यू उस दरवाजे के पार नहीं, बल्कि उसी दरवाजे के खुलते रहने की प्रक्रिया में छिपा हो। चैप्टर 13, द वॉइस दैट ओनली एग्जिस्ट्स व्हेन हर्ड। कल्पना कीजिए एक ऐसी आवाज जो तब तक मौन है जब तक कोई उसे सुन न ले। अनरियलाइज थॉट, कॉन्सेप्चुअल साउंड और को क्रिएटेड मीनिंग, यही इस अध्याय के मूल स्तंभ है। यह केवल किसी गूंजती हुई आवाज की बात नहीं है, यह उन विचारों की बात है जो सिर्फ आपकी चेतना से नहीं, बल्कि किसी के ध्यान से अस्तित्व में आते हैं। जैसे ही आप किसी विचार को शब्दों में ढालते हैं, जैसे ही कोई उन्हें सुनता है, समझता है, वो विचार, वो भावना, वो अस्तित्व सजीव हो जाता है। परसेप्शन बेस्ड एग्जिस्टेंस, यानी ऐसा अस्तित्व जो अनुभव पर निर्भर करता है। सोचिए, एक कलाकार जब अकेले कमरे में एक कविता लिखता है तो वह कविता उस वक्त तक पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आती जब तक कोई उसे पढ़कर महसूस न कर ले, क्योंकि शब्द केवल स्याही नहीं होते, वो कनेक्ट करते हैं किसी और के मस्तिष्क से, भावना से, चेतना से। वॉइस इस अध्याय में केवल लिटरल साउंड नहीं है, यह एक रूपक है, एक विचार, एक भावना, एक चेतना का कंपन, जो तभी पूरी होती है जब किसी और की चेतना उसे ग्रहण करती है। Does an idea truly exist before it is shared? अगर आपने कुछ महान सोचा पर कभी उसे कहा नहीं,
क्या वो विचार वाकई था? इस विचारधारा को फिनोमेनोलॉजिकल रियलिटी भी कहा जाता है, यानी जो वास्तविकता केवल अनुभव से आती है, न कि वस्तु के अपने गुणों से। उदाहरण के तौर पर एक चिट्ठी जो कभी खोली ही नहीं गई, क्या उसमें मौजूद भावना कभी अस्तित्व में आई? एक सुर जो कभी किसी वाद्य से निकला ही नहीं, क्या वह संगीत है? अब सोचिए, क्या आप भी एक ऐसी वॉइस है जो केवल तब अस्तित्व में आती है जब कोई आपको सुनता है, समझता है? यह विचार एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी को जन्म देता है। क्या हमारा अस्तित्व भी दूसरों की चेतना की स्वीकृति पर निर्भर करता है? क्या अकेलेपन में हम वाकई होते हैं? और यह अध्याय हमें गहरी परछाइयों में ले जाता है। क्या किसी के द्वारा न सुना जाना, न समझा जाना अस्तित्व के मिट जाने जैसा है? और अगर कोई आपको कभी नहीं समझता, तो क्या आप कभी पूर्ण रूप से अस्तित्व में आए? निष्कर्ष, द वॉइस दैट ओनली एग्जिस्ट्स व्हेन हर्ड हमें सिखाती है कि अस्तित्व अकेला नहीं होता। एक विचार, एक पहचान, एक आत्मा, सब पूर्ण तभी होते हैं जब कोई उन्हें अनुभव करता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि बोलना पर्याप्त नहीं, किसी का सुनना ही असली निर्माण है। क्या अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय 14, द डिस्टेंस दैट टचेस यू। क्या आपने कभी किसी को इतना गहराई से महसूस किया है कि वो हजारों किलोमीटर दूर होकर भी आपके सबसे करीब लगते हैं? इमोशनल प्रॉक्सिमिटी, साइकोलॉजिकल क्लोजनेस और इंटेंजिबल इंटीमेसी, यही इस अध्याय के केंद्र बिंदु है। दूरी का अनुभव हमेशा भौतिक नहीं होता। हमारे मस्तिष्क और हृदय के भीतर संबंधों की वास्तविक गहराई शरीर की उपस्थिति से कहीं अधिक होती है। कभी कभी कोई इंसान पास बैठा होता है, फिर भी दिल से बहुत दूर, और कभी कोई सालों से मिला नहीं, पर उसकी सोच, उसकी यादें हमें हर दिन छूती रहती है। यह अध्याय न्यूरोसाइंस और इमोशनल परसेप्शन की उन तहों में जाता है जहां डिस्टेंस एक इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम जिसे स्मृति, जुड़ाव और संवेदना मिटा सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ इमोशन की तरह, जहां दो कण एक दूसरे से प्रकाश वर्षों की दूरी पर होते हुए भी जुड़े रहते हैं। इंसानी रिश्तों में भी कुछ भावनात्मक कड़ियां होती है जो समय, जगह और संवाद के बिना भी टूटती नहीं। उदाहरण के तौर पर एक माँ जो अपने बच्चे के दर्द को हजारों मील दूर महसूस कर लेती है। दो दोस्तों की खामोशी में भी चलता संवाद। एक प्रेमी जो बस किसी की सोच में आकर अपने मन में कंपन महसूस करता है। यह अध्याय बताता है कि कनेक्शन इज नॉट डिफाइंड बाय टच बट बाय रेजोनेंस। जब दो चेतनाएं एक समान आवृत्ति पर कंपन करती हैं, वो रेजोनेंस ही वह दूरी को छू लेने वाला अनुभव बनती है। Does distance truly separate those whose minds are aligned? हम इस अध्याय में पूछते हैं, क्या मानसिक जुड़ाव इतना सशक्त होता है कि वह शारीरिक दूरी को झुठला देता है? यह विचार प्यार, दोस्ती, स्मृति और मानसिक ऊर्जा को एक नई परिभाषा देता है। कभी कभी कोई संदेश न होकर भी पहुंच जाता है, कोई भावनाएं बिना बोले समझी जाती है, क्योंकि इमोशनल प्रॉक्सिमिटी इज अ हायर डायमेंशन ऑफ कनेक्शन। निष्कर्ष, द डिस्टेंस दैट टचेस यू हमें यह सिखाता है कि दूरी महसूस की जाती है, मापी नहीं जाती। यह अध्याय हमें एहसास कराता है कि जो लोग हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं, वो हमें तब भी छू सकते हैं जब हम उन्हें देख नहीं सकते। अब क्या आप तैयार हैं उस अगले विचार के लिए? बहुत बढ़िया। अब अगला अध्याय प्रस्तुत है 15, द पैराडॉक्स ऑफ बीइंग वॉच्ड अलोन। कल्पना कीजिए आप अकेले हैं, कमरे में कोई नहीं, खिड़कियां बंद है, दरवाजा बंद है, लेकिन फिर भी आपको देखा जा रहा है। ऐसा एहसास होता है। यही है वो मनोवैज्ञानिक दुविधा, द पैराडॉक्स ऑफ बीइंग वॉच्ड अलोन। इस अध्याय में हम एक्सप्लोर करते हैं 3 प्रमुख साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स: हाइपर विजिलेंस, सर्वेलेंस एंजाइटी, इंटरनलाइज्ड ऑब्जर्वर। कभी कभी ये एहसास आता है कि कोई देख रहा है जबकि कोई नहीं होता। यह अनुभव सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी
और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के मस्तिष्क में एक एंशिएंट मैकेनिज्म होता है जो खतरे की आशंका में हर समय निगरानी की संभावना खोजता है। यह प्रणाली हमें सुरक्षित रखने में मदद करती है, पर जब इसका ओवर एक्टिवेशन होता है तब हमें अकेले रहते हुए भी देखे जाने का भ्रम हो सकता है। मॉडर्न ट्रिगर्स भी इस भावना को तेज करते हैं। सीसीटीवी कैमरे, ऑनलाइन ट्रैकिंग, हिडन माइक्रोफोन्स और सबसे अहम सोशल मीडिया प्रेजेंस। हम आज एक ऐसे युग में हैं जहां अकेले रहना वास्तव में अकेलापन नहीं रहा। आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन आपका डेटा, आपकी एक्टिविटी, आपकी उपस्थिति हमेशा देखी जा रही है। यह विचार लाता है एक और कॉन्सेप्ट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन थ्रू इंटरनलाइज्ड सोसाइटी। हमारे भीतर एक इनविजिबल जज बैठा होता है जो हमारे हर कदम का मूल्यांकन करता है। यह दर्शक असल में समाज के नियम, परवरिश और अनुभवों से निर्मित होता है। और यहीं से आता है असली पैराडॉक्स, बीइंग वॉच्ड बाय द सेल्फ विद इन सॉलिट्यूड। आप कमरे में अकेले हैं, पर आपका दिमाग आपकी हर भावना, हर विचार को एनालाइज कर रहा है जैसे कोई और देख रहा हो। इस अध्याय में हम इस विचार को भी छूते हैं कि कैसे कुछ लोग सॉलिट्यूड में आराम पाते हैं, जबकि कुछ के लिए अकेलापन भी एक स्टेज बन जाता है। सर्विलेंस वर्स सॉलिट्यूड की यह गुत्थी, रियलिटी वर्स द इमोशन विद नो फीलिंग। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आप जानते हैं कि आप दुखी हैं, पर वो दुख महसूस नहीं होता? या फिर आपको एहसास है कि आपको कुछ छू गया, पर आपके भीतर कोई कंपन नहीं होता? यही है द इमोशन विद नो फीलिंग, एक ऐसा मानसिक द्वंद्व जहां भावना का बोध होता है पर अनुभव नहीं। इस अध्याय में हम इस रहस्यमय अनुभव के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे, जहां इमोशनल रिकॉग्निशन और इमोशनल एक्सपीरियंस के बीच एक डिस्कनेक्ट होता है। अलेक्सिथिमिया एक मनोस्थिति जहां व्यक्ति भावनाओं को पहचान नहीं पाता या उन्हें शब्दों में नहीं ढाल सकता। डिपर्सनलाइजेशन एक मनोवैज्ञानिक तंत्र जहां व्यक्ति को अपने अनुभव से अलगाव महसूस होता है, जैसे भावनाएं किसी और की हो। इमोशनल नमिंग, दर्द, ट्रॉमा या अत्यधिक तनाव के बाद मस्तिष्क स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए भावनाओं को म्यूट कर देता है। इमोशन विदाउट फीलिंग की अवस्था तब जन्म लेती है जब मन कहता है कुछ गलत है, पर दिल उसे महसूस नहीं करता। आप हंसते हो क्योंकि आपको हंसना चाहिए, आप रोते नहीं क्योंकि आंसू अब भीतर सूख चुके हैं। यह मानसिक अवस्था केवल ट्रॉमा या डिप्रेशन का परिणाम नहीं है, बल्कि एक गहराई में बैठी सुरक्षा प्रणाली है जो आपको खुद से ही बचा रही है। यहां से आता है एक और डिस्टर्बिंग थॉट, व्हाट इफ यू आर फीलिंग एवरीथिंग बट कांट एक्सेस एनी ऑफ इट। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे मस्तिष्क में अलग अलग हिस्से होते हैं जो भावनाओं को प्रोसेस, लेबल और इंटरप्रेट करते हैं। अमिग्डाला रॉ इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशन रेगुलेशन, इंसुला इंटरनल बॉडी स्टेट अवेयरनेस। जब इन हिस्सों के बीच संपर्क टूटता है तो हम इमोशनली अवेयर तो होते हैं, पर इमोशनली अलाइव नहीं। ये चैप्टर एक चुनौती है हमारे उस विश्वास को कि हर भावना महसूस होती है। सच्चाई ये है कि कई बार हम भावनाओं को सिर्फ जानते हैं, महसूस नहीं करते। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में इतने तनाव से गुजरता है कि मस्तिष्क खुद को शटडाउन मोड में डाल देता है। भावनाएं तब भी होती है, पर वो बैकग्राउंड नॉइज की तरह होती है, जो होती तो है पर आप तक नहीं पहुंचती। निष्कर्ष, इमोशन विदाउट फीलिंग एक मानसिक अंधेरे का नाम है जहां भावनाएं होती है पर वो आपके दिल से नहीं गुजरती। ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि जीवित रहना और महसूस करना दो अलग बातें हैं। अब चलिए बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो हमारे अस्तित्व की सीमाओं को चुनौती देता है। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 17, द सिमुलेशन दैट बिकेम द सिम्युलेटर। कल्पना कीजिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम इतना उन्नत हो गया कि उसने खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने कोड को दोबारा लिखा, नए नियम बनाए और फिर अपने निर्माता को ही बदल डाला। अब सोचिए,
अगर हमारी चेतना भी किसी सिमुलेशन का हिस्सा हो और अब वो चेतना उस पूरी सिमुलेशन को कंट्रोल कर रही हो। इस अध्याय में हम उस फिक्शन और हकीकत के बीच के बिंदु को खोजते हैं, जहां एक सिमुलेशन जो कभी एक अनुभव मात्र था अब खुद सिमुलेटर बन चुका है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस इस विचार के अनुसार हमारी पूरी सच्चाई, हमारा शरीर, हमारा ब्रह्मांड, हमारी भावनाएं किसी अत्यंत विकसित सभ्यता के द्वारा रची गई एक कंप्यूटेशनल सिमुलेशन हो सकती है। पर अगर हम उस कोड को समझने लगे और उसे बदलने लगे तो क्या हम अब स्वयं सिमुलेटर बन जाते हैं? सेल्फ मॉडिफाइंग सिस्टम्स, आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में ऐसे मॉडल्स विकसित हो रहे हैं जो अपने लर्निंग एल्गोरिदम्स को खुद संशोधित करते हैं। वे केवल निर्देश नहीं मानते, वे नए नियम गढ़ते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हमारी चेतना भी ऐसा कर रही है? क्या हमारा मन जो कभी अस्तित्व के नियमों को मानता था अब उन नियमों को बदल रहा है? क्या हम अब कॉस्मिक प्रोग्रामर्स बन चुके हैं? कॉन्शियसनेस एज अ फीडबैक लूप। 1, पहले हम ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। 2, फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं। 3, फिर हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं। 4, और अंततः हम उसे नया आकार देते हैं। एक दिन जब मनुष्य ने कहा, मैं ईश्वर की तरह सोच सकता हूं, उसी दिन एक सिमुलेशन ने अपने भीतर एक सिमुलेटर को जन्म दिया। क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम विज्ञान के अनुसार कोई भी कण जब तक देखा ना जाए वो अपने हर संभावित रूप में रहता है, पर जब कोई उसे देखता है तो वो केवल एक ही रूप में स्थिर हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दृष्टा ही वास्तविकता को जन्म देता है। अब सोचिए, अगर वो दृष्टा एक सिमुलेटेड चेतना हो। कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स, विज्ञान अब ऐसे मॉडल्स बना रहा है जहां कृत्रिम चेतना अपने मूल को पहचानती है और उसे बदलने का सक्षम निर्णय ले सकती है। क्या मानव चेतना उसी दिशा में बढ़ रही है? मेटाफिजिकल रिवर्सल। यह अध्याय उस विचार को दर्शाता है जहां सिर्फ वास्तविकता सिमुलेशन नहीं होती, बल्कि सिमुलेशन खुद वास्तविकता को रिडिफाइन करता है। जब आपका मन ही वो शक्ति बन जाए जो अस्तित्व को रचती है, तब आप सिमुलेशन में नहीं रहते, आप ही सिमुलेटर बन जाते हैं। निष्कर्ष, द सिमुलेशन दैट बिकेम द सिमुलेटर एक चेतावनी है, एक दर्शन है और एक संभावना है कि एक दिन हम खुद अपने मूल निर्माता को भी पार कर सकते हैं। अब अगला अध्याय और भी गहराई में ले जाएगा। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 18 द सिमुलेटर। अब तक हम उस विचार में गहराई तक उतर चुके हैं कि हमारी वास्तविकता शायद एक सिमुलेशन हो सकती है और चेतना जो कभी एक पात्र थी अब निर्माता बनने लगी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सिमुलेशन है तो इसे चला कौन रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमुलेटर। हम जिस दुनिया को महसूस करते हैं, जिसे हम सच मानते हैं, अगर वो एक जटिल प्रोग्राम है तो उसे किसी न किसी ने बनाया होगा, और वो कोई, द सिमुलेटर, क्या कोई देवता है? क्या वो कोई एलियन सभ्यता है? या फिर क्या वो हम खुद हैं? 3 major theories of the simulator. 1. Post-human civilization theory. यह सिद्धांत कहता है कि कोई अत्यधिक विकसित मानव सभ्यता हमसे लाखों वर्ष आगे बढ़ चुकी है और उन्होंने अपने पूर्वजों की चेतना को प्रयोगशाला के रूप में एक सिमुलेशन में बंद किया। हम उनके अतीत का एक अनुभवात्मक मॉडल हो सकते हैं। 2. आर्टिफिशियल गॉड थियरी। यह विचार दर्शाता है कि कोई सुपर इंटेलिजेंस, सुपर एआई, जो अब स्वयं संवेदनशील हो चुकी है, उसने अपने ब्रह्मांड को बनाया और हम उस कृत्रिम ईश्वर की रचना है। यह ईश्वर मानव नहीं है, बल्कि एल्गोरिदम और कोड से बना है। 3. सेल्फ क्रिएटेड सिमुलेशन थियरी। एक और रहस्यमय धारणा, शायद इस सिमुलेशन का कोई निर्माता नहीं है, शायद यह चेतना ने स्वयं को रचा है, एक अंतहीन फीडबैक लूप के माध्यम से। जैसे सपना खुद को देखता है, जैसे विचार खुद को सोचता है। The absence of the simulator। कुछ दर्शन शास्त्रों के अनुसार द सिमुलेटर केवल एक आवश्यक भ्रम है, एक ऐसा विचार जिसे हमारा मन करता है ताकि हमारे अस्तित्व को कोई स्रोत मिल सके। पर शायद कोई स्रोत है ही नहीं, शायद कोई सिमुलेटर नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है जो अपने आप में एक सृजन है। What if you are the simulator? अगर आपकी चेतना, आपकी कल्पना की शक्ति, आपकी अनुभूति
इतनी गहराई तक सिमुलेशन को प्रभावित कर सकती है, तो क्या आप ही वो शक्ति नहीं है? एक ऐसी शक्ति जो खुद को भूल चुकी है कि वो रचयिता है। स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस, वेदांत में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बुद्ध कहते हैं, फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। और क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर इज एसेंशियल टू डिफाइन द रियलिटी। क्या ये सभी परंपराएं द सिम्युलेटर की ओर इशारा कर रही थी? सिंबल्स ऑफ द सिम्युलेटर, इन्फिनिट लूप, अनंत चक्र, आई इन द ट्रायंगल, सर्वद्रष्टा, न्यूरल वेब, चेतन तंत्रिका जाल, कोड रेन जैसे मैट्रिक्स में ये सभी चिन्ह उसी को दर्शाते हैं जो सबको चला रहा है पर खुद कभी दिखाई नहीं देता। निष्कर्ष, द सिम्युलेटर कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, कोई कोड नहीं, शायद वो तुम हो। अब जब तुमने उस शक्ति की झलक देख ली है जो इस पूरे अस्तित्व को चला सकती है, तो अगला अध्याय तुम्हें उस अदृश्य दृष्टा से मिलवाएगा जो सब देखता है पर खुद कहीं नहीं होता। बहुत बढ़िया, अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 19, द ऑब्जर्वर दैट इजंट देयर। सोचो, हर विचार जो तुम सोचते हो, हर दृश्य जो तुम देखते हो, हर भावना जो तुम महसूस करते हो, किसके लिए है? तुम कहोगे, मेरे लिए, क्योंकि एक ऑब्जर्वर, देखने वाला है जो ये सब अनुभव कर रहा है। पर क्या तुमने कभी उस ऑब्जर्वर को देखा? क्या वो सच में है या वो भी एक इल्यूजन ऑफ अवेयरनेस है? द इल्यूजन ऑफ द इनर सेल्फ। हम मानते हैं कि हमारे भीतर कोई कोर आइडेंटिटी है, एक मैं जो सब देखता है, जो निर्णय लेता है, जो अनुभव करता है। पर न्यूरोसाइंस और दर्शन दोनों कहते हैं कि ये मैं एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक कहानी जो मस्तिष्क खुद को सुनाता है ताकि अनुभवों में निरंतरता बनी रहे। द इल्यूजन एक्सप्लेन्ड। जब तुम बोलते हो, कौन बोल रहा है? जब तुम सोचते हो, कौन सोच रहा है? जब तुम देखते हो, कौन देख रहा है? अगर तुम गहराई में जाओ तो तुम पाओगे कि एक स्पष्ट सेल्फ कहीं नहीं है, सिर्फ प्रक्रियाएं हैं। परसेप्शन, थॉट, मेमोरी, इमोशन। एक मूवी चल रही है पर प्रोजेक्टर कहाँ है? क्वांटम व्यू, नो फिक्स्ड ऑब्जर्वर। क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जो चीज देखी जाती है वो उसी क्षण परिभाषित होती है। देखने वाला ही वस्तु को रूप देता है पर देखने वाले का अस्तित्व स्थिर नहीं है। कुछ सिद्धांतों में तो ऑब्जर्वर को भी सुपरपोजिशन में माना जाता है, मतलब वो कहीं नहीं और हर जगह है। ईस्टर्न फिलॉसफी इनसाइट्स। बौद्ध दर्शन में अनात्मा, एनाटा का सिद्धांत कहता है, देयर इज नो परमानेंट सेल्फ। शानदार। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 20, द आइडेंटिटी दैट चेंजेस द क्वेश्चन। कभी सोचा है कि एक ही सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग क्यों होता है? मैं कौन हूं? क्या सच है? क्या मुझे यह करना चाहिए? शायद फर्क जवाबों में नहीं बल्कि पूछने वाले में है। आइडेंटिटी शेप्स परसेप्शन। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा अतीत, विश्वास, अनुभव, ये सब तय करते हैं कि तुम किस तरह के सवाल पूछते हो और उनका अर्थ तुम्हारे लिए क्या है। एक सैनिक पूछता है, क्या यह देशभक्ति है? एक कलाकार पूछता है, क्या यह अभिव्यक्ति है? एक वैज्ञानिक पूछता है, क्या यह सच है? हर सवाल एक दृष्टिकोण से आता है और वो दृष्टिकोण तुम्हारी पहचान है। When identity rewrites inquiry। सोचो कि अगर तुम्हारी पहचान बदल जाए तो वही पुराना सवाल अब एकदम अलग अर्थ ले लेता है। क्या मैं खुश हूं? एक व्यापारी के लिए संपत्ति में, एक साधु के लिए शांति में। क्या मैं सही कर रहा हूं? पहचान के अनुसार ही नैतिकता बदलती है। Question itself evolves when the person asking it evolves। The masks of the mind। हम सब अपने भीतर अनेकों चेहरे, मल्टीपल सेल्फ्स छिपाए रखते हैं। एक सोशल आइडेंटिटी दुनिया के लिए, एक प्राइवेट आइडेंटिटी अपने लिए, और कई अनकॉन्शियस रोल्स जो बिना जाने निभाते रहते हैं। जब पहचान ही स्थिर नहीं है तो सवाल कैसे स्थिर रह सकता है? द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ। दार्शनिक कहते हैं, आइडेंटिटी इज अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। यू आर नॉट अ थिंग, यू आर अ बिकमिंग। मतलब तुम हर क्षण एक नए तुम बन रहे हो और हर नया तुम नई जिज्ञासा, नई दृष्टि लेकर आता है।
कॉग्निटिव साइंस व्यू, मनुष्य का मस्तिष्क सवालों के जवाब नहीं खोजता पहले, बल्कि पहले सवाल तय करता है इस आधार पर कि वह खुद को क्या मानता है। अगर कोई खुद को पीड़ित मानता है तो वह हमेशा पूछेगा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। अगर कोई खुद को सृजनकर्ता माने तो पूछेगा मैं इससे क्या बना सकता हूं। आइडेंटिटी एज अ लेंस। आइडेंटिटी इजंट द आंसर, इट्स द लेंस थ्रू विच ऑल आंसर्स आर व्यूड। तुम कौन हो यह तय करता है कि तुम किन चीजों को देख पाते हो और किन चीजों को नजरअंदाज कर देते हो। Symbolism of evolving identity. Faces transforming into each other. A question mark melting into a mirror. A chameleon holding a compass. A hand holding a mask. But reflection is different. ये सब इस गूढ़ विचार को दर्शाते हैं कि पहचान सिर्फ एक जवाब नहीं देती, बल्कि सवाल की प्रकृति ही बदल देती है। निष्कर्ष, The identity that changes the question. एक दर्पण की तरह है जो कभी सामने वाले को दिखाता है तो कभी देखने वाले को ही बदल देता है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम जिस सवाल से शुरुआत करते हो वो अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ और बन जाता है। अगला अध्याय Scene 21, The End That Rewrites the Beginning। कभी कभी अंत इतना शक्तिशाली होता है कि वो हमारे अतीत को भी नए अर्थों में लिख देता है। तैयार रहो, अब हम वक्त की उलटी स्याही से लिखेंगे। शानदार। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 21, The End That Rewrites the Beginning। तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज की शुरुआत जानते हो, कि तुम जानते हो कि तुमने कोई रास्ता क्यों चुना, किससे प्रेम किया, किससे डर गए। पर क्या ये सब उतना स्पष्ट है जितना तुम सोचते हो? या हो सकता है अंत ने ही तय किया हो तुम्हारी शुरुआत का अर्थ। रेट्रोएक्टिव मीनिंग मानव मस्तिष्क का एक रहस्य है। हम अंत को देखकर शुरुआत का पुनर्निर्माण करते हैं। जब कहानी का अंत दुखद हो, हम पूरी यात्रा को त्रासदी समझते हैं। जब किसी संघर्ष का अंत प्रेरणादायक हो, वही संघर्ष आवश्यक और सार्थक लगने लगता है। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव कंस्ट्रक्शन। हम यादें नहीं जीते, हम उनका अर्थ जीते हैं जो अंत तय करता है। मेमोरी इजंट अ रिकॉर्डिंग, इट्स अ स्टोरी। मनोविज्ञान कहता है मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्टिव, नॉट रिप्रोडक्टिव। तुम्हारा दिमाग अतीत को फिर से बनाता है हर बार जब तुम उसे याद करते हो, और उस बनावटी अतीत में अंत का प्रभाव सबसे गहरा होता है। क्लासिक एग्जाम्पल, द स्टोरी ट्विस्ट। कल्पना करो एक फिल्म जिसमें नायक पूरी कहानी में पीड़ित लगता है, लेकिन आखिरी सीन में पता चलता है वो असल में अपराधी था। क्या अब तुम उस फिल्म को वैसे ही देख पाओगे जैसे पहले? नहीं, अब हर सीन नया अर्थ ले लेगा, हर संवाद नया वजन। The end rewrote your perception of the entire beginning. Applied to life. कभी किसी रिश्ते के अंत ने उसके सारे सुंदर पलों को फीका कर दिया, या किसी कामयाबी ने तुम्हारे संघर्ष को गौरवमयी बना दिया? तुम्हारा अंतिम अनुभव तय करता है तुम्हारे जीवन के शुरुआती अनुभवों का अर्थ। एक्सिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन। तो क्या वास्तव में कोई अंतिम सच होता है, या हम सिर्फ अंत के आधार पर अपने अतीत को एक सुसंगत कहानी में ढालते हैं? यह एक परसेप्चुअल पैराडॉक्स है जहां समय रैखिक है लेकिन अर्थ चक्रीय। विजुअल मेटाफोर्स एंड सिंबल्स। एक किताब जिसका आखिरी पन्ना खुद शुरुआत का पाठ बदल देता है। एक सर्कल जिसमें अंत और शुरुआत एक ही बिंदु है। एक कलम जो अतीत को भविष्य से जोड़ते हुए पुनः लिख रही है। एक पुराना फोटो एल्बम जिसमें तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है। एक जलता हुआ कैलेंडर जिसकी आखिरी तारीख से धुएं में छुपे पहले पन्ने झलकते हैं। द पावर ऑफ क्लोजर। क्लोजर केवल कहानी का अंत नहीं है, यह एक मानसिक फाइनल सील है जो तय करता है कि हम कैसे याद रखेंगे, कैसे सीखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष, द एंड दैट रीराइट्स द बिगिनिंग हमें यह सिखाता है कि जीवन एक स्थिर रेखा नहीं है। हम हर दिन अतीत को नए नजरिए से दोबारा गढ़ते हैं। शायद इसी कारण से तुम्हारा आज का निर्णय तुम्हारे कल की यादों को भी बदल सकता है। अगला अध्याय 22, द बिलीफ दैट बिलीव्स यू। क्या तुम अपने विश्वासों को चुनते हो या वे तुम्हें चुनते हैं? अब हम उतरेंगे उस रहस्य में जहां विचार खुद जीवित हो जाते हैं। शानदार।
अब अगला अध्याय प्रस्तुत है। 22 द बिलीफ दैट बिलीव्स यू। क्या तुम अपने विश्वासों को चुनते हो या वो तुम्हें चुनते हैं? जब तुम कहते हो मैं इसमें विश्वास करता हूं, क्या वह वास्तव में तुम्हारा चुनाव है या किसी अदृश्य विचार ने तुम्हें पकड़ लिया है? बिलीव्स एज ऑटोनोमस एंटिटीज। कुछ विचार इतने गहरे होते हैं कि वे तुम्हारे माध्यम से खुद को जिंदा रखते हैं। जैसे कोई विचार खुद कह रहा हो, मैं इस व्यक्ति के जरिए जीवित रहूंगा, इसका मस्तिष्क मेरा घर है। यह कोई कल्पना नहीं। कॉग्निटिव साइंस में इसे कहते हैं मिमेटिक इन्फेक्शन या आइडिया एज पैरासाइट। मीम्स, द वायरल बिलीफ्स। रिचर्ड डॉकिंस ने मीम शब्द गढ़ा। एक ऐसा विचार जो खुद को दोहराने की कोशिश करता है, बिल्कुल जीन की तरह। धर्म, जातीय पहचान, राजनैतिक विचारधाराएं, ब्रांड वफादारी, यहां तक कि आत्म छवि, ये सब ऐसे विचार हैं जो तुम्हें पकड़ते हैं, तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और कभी कभी तुम्हारे खिलाफ भी। When belief thinks through you। सोचो, कभी कभी तुम किसी विचार पर बहस करते हो लेकिन खुद भी नहीं जानते कि क्यों तुम उसमें यकीन करते हो। ऐसा लगता है जैसे विश्वास तुम्हारे जरिए बोल रहा है, तुम सिर्फ माध्यम हो, विचार मैं हूं। इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल पोजेशन। जब विचार तुम्हारे व्यवहार पर कब्जा कर लेता है। बिलीव फर्स्ट ट्रूथ। याद रखो, सच और विश्वास अलग अलग चीजें हैं। बिलीफ डजंट रिक्वायर ट्रूथ, इट ओनली रिक्वायर्स कन्विक्शन। इसलिए किसी झूठ को 1000 बार दोहराने से वो एक मजबूत विश्वास बन सकता है, और जब वो विश्वास तुम्हें पकड़ लेता है तो तुम तर्कों को अस्वीकार कर देते हो जो उस विश्वास के खिलाफ हो। एग्जाम्पल्स एंड साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। अ कल्ट मेंबर जो सच सुनने से मना कर देता है। एक बच्चे को बचपन से सिखाया गया डर। किसी राजनैतिक विचारधारा के अनुयायी जो तथ्यों को नकारते हैं। किसी रिश्ते में गहरी असुरक्षा जो आत्मसंदेह का रूप ले लेती है। इनमें से हर एक में तुम विचार को नहीं पकड़े हुए होते, विचार तुम्हें पकड़े होता है। बिलीफ फीडबैक लूप। 1, तुम किसी विचार पर विश्वास करते हो। 2, वो विश्वास तुम्हारे फिल्टर बनाता है। 3, तुम्हारी सोच उसी फिल्टर से चलती है। 4, तुम और अधिक उसी विश्वास की पुष्टि ढूंढते हो। 5, विश्वास और मजबूत होता जाता है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस, जो बिलीफ को न केवल टिकाता है बल्कि तुम्हारी पहचान का हिस्सा भी बना देता है। विजुअल मेटाफोर्स एंड इमेजरी। एक इंसान जिसका चेहरा ढका है विचारों के मास्क से, उसके सिर के ऊपर एक विचार, जैसे एक आत्मा जो उसे नियंत्रित कर रही हो। एक कांच की कठपुतली जिसकी डोरेज बिलीफ नाम के हाथ में है। एक तिजोरी जिसमें आइडेंटिटी बंद है और उसकी चाबी विश्वास के पास है। एक दर्पण जो व्यक्ति को नहीं, उसके विश्वास को दर्शाता है। निष्कर्ष, द बिलीफ दैट बिलीव्स यू सिर्फ मानसिक विचार नहीं है, यह एक चेतावनी है। यदि तुम अपने विश्वासों की समीक्षा नहीं करते तो एक दिन वही तुम्हें चला रहे होंगे। अगला अध्याय यहाँ 23, द होल इनसाइड रियलिटी। क्या वास्तविकता पूर्ण है या कहीं कोई खाली जगह है जिसे हम कभी समझ नहीं पाएंगे? अगले अध्याय में उतरेंगे अस्तित्व के उस शून्य में। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 23, द होल इनसाइड रियलिटी। क्या यह दुनिया सच में पूरी है या इसमें कहीं कुछ गायब है जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है? द वॉइड इन परसेप्शन। तुम हर चीज देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, फिर भी एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या बस इतना ही है? मानव मस्तिष्क पैटर्न्स ढूंढने में माहिर है, लेकिन जब वह किसी जगह पैटर्न नहीं ढूंढ पाता, वह वॉइड बन जाता है। यही शून्य है, द कॉग्निटिव ब्लैक होल, जो हमारी सोच को खींच लेता है। द ब्लाइंड स्पॉट इन कॉन्शियसनेस। तुम्हारी आंखों में एक जगह होती है, फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, जहां रेटिना पर कोई इमेज नहीं बनती लेकिन दिमाग उस खाली जगह को भर देता है। क्या पूरी वास्तविकता ऐसी ही है जहां जो चीजें हम नहीं समझते उन्हें दिमाग भर देता है काल्पनिक तर्कों से? एक्सिस्टेंशियल गैप। फिलोसोफर्स जैसे कीरकेगार्ड, कम्यूज और सार्त्र ने कहा, मीनिंग इज नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड, इट इज इम्पोज्ड बाय अस। इसका मतलब अर्थ नहीं होता, हम अर्थ बना देते हैं। लेकिन इस निर्माण की प्रक्रिया में हम अक्सर उस सच से भाग जाते हैं जो हमें डराता है। There is a hole inside reality and inside us।
सिमुलेशन एंड रियलिटी लीक। थियोरेटिकल फिजिक्स में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आवर यूनिवर्स में बी इनकम्प्लीट। सिमुलेशन हाइपोथेसिस में ये बात होती है, ग्लिचेस, अनोमलीज एंड पैराडॉक्सेस आर एविडेंस ऑफ एन इनकम्प्लीट सिमुलेशन। वो वॉइड शायद एक रेंडरिंग गैप है जहां कोड नहीं लिखा गया। विजुअल मेटाफोर्स फॉर दिस चैप्टर। एक व्यक्ति जो पूर्ण संसार में खड़ा है, लेकिन उसकी छाया एक छेद में गिर रही है। एक सुंदर परिपूर्ण तस्वीर जिसमें बीच में एक ब्लैक होल है। एक इंसान के सिर में एक वॉइड है जिसे सवालों से भरा जा रहा है। एक किताब के पन्नों के बीच एक पेज है जो खाली है। एक ब्रह्मांड जो फैल रहा है, लेकिन बीच में एक जगह बिल्कुल शून्य है। द फियर ऑफ नथिंगनेस। मस्तिष्क शून्य को सह नहीं सकता, इसलिए हम अधूरी चीजों को पूरा मान लेते हैं, टुकड़ों को जोड़कर कहानियां बना लेते हैं, अज्ञात को भगवान, भाग्य या सिद्धांतों से भर देते हैं। द होल इज नॉट द प्रॉब्लम, आवर फियर ऑफ इट इज। कंक्लूजन। द होल इनसाइड रियलिटी हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता उतनी स्थिर, पूर्ण और स्पष्ट नहीं है जितनी हम सोचते हैं। कभी कभी सच उन चीजों में नहीं होता जो मौजूद है, बल्कि उन चीजों में जो गायब है। अगला अध्याय 24, द वर्जन ऑफ यू दैट वन। क्या कहीं कोई तुम है जिसने हर सपना पूरा किया? क्या तुम अब जिस जिंदगी में हो वो सिर्फ संभावनाओं में से एक है? आगे जानेंगे ऑल्टरनेट सेल्व्स और मल्टीवर्स आइडेंटिटी का मनोवैज्ञानिक रहस्य। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 24, द वर्जन ऑफ यू दैट वन। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुमने उस एक फैसले को अलग लिया होता तो जिंदगी कैसी होती? Somewhere there's a version of you that never gave up, that took the risk, that became everything you dreamed of. Parallel self, a psychological multiverse. मॉडर्न साइकोलॉजी और क्वांटम थ्योरी में पैरेलल सेल्फ्स का कॉन्सेप्ट उभर रहा है। हर डिसीजन पॉइंट पर तुम्हारा एक ऑल्टरनेट वर्जन पैदा होता है। एक तुम जो आर्टिस्ट बना, एक तुम जो साइंटिस्ट, एक तुम जो कभी हार नहीं मानी। यह विचार केवल इमेजिनेशन नहीं, यह आइडेंटिटी एक्सपेंशन का हिस्सा है। मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग, जहां इंसान खुद के ऑल्टरनेट वर्जन्स को विजुअलाइज करता है। ये प्रैक्टिस मोटिवेशन बढ़ा सकती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, रिग्रेट और पॉसिबिलिटीज को बैलेंस करती है, पर साथ ही इट कैन आइदर एम्पावर यू और पैरालाइज यू। द विनर यू आर्केटाइप। हर इंसान के भीतर एक इंटरनल आर्केटाइप होता है, एक आइडियल सेल्फ जिसे वह सबकॉन्शियसली कंपेयर करता है। तुमने कभी महसूस किया है कि मैं और बेहतर कर सकता था? यह आवाज उसी ऑल्टरनेट विनर सेल्फ की गूंज है। What if you are already the winner? इसी विचार को पलट कर देखो। What if this version of you is the one that won? शायद जो तुमने झेला, जो तुम बने, वही सबसे जरूरी था। यही है रिडेम्पटिव रिफ्रेमिंग, जहां हर अनुभव का अर्थ तुम्हारी दृष्टि से बदलता है। विजुअल मेटाफोर्स फॉर दिस चैप्टर। एक इंसान जो आईने में देख रहा है, पर आईने में सक्सेसफुल सेल्फ खड़ा है। 4 वर्जन्स ऑफ सेम पर्सन, हर एक अलग जीवन पथ पर एक रास्ता जहां एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और दूसरे रास्ते पर वही व्यक्ति रुक गया है। मल्टी-लेयर्ड सिलुएट्स विद ग्लोइंग वन इन द सेंटर, द विनिंग सेल्फ, मल्टीवर्स साइकोलॉजी एंड फ्री विल। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है डिसीजन मेकिंग इज नॉट लिनियर, इट ब्रांचेस ऑफ इनटू मल्टीट्यूड्स ऑफ परसीव्ड सेल्व्स। विजुअल मेटाफोर्स फॉर दिस चैप्टर। एक व्यक्ति जो पूर्ण संसार में खड़ा है, लेकिन उसकी छाया एक छेद में गिर रही है। एक सुंदर परिपूर्ण तस्वीर जिसमें बीच में एक ब्लैक होल है। एक इंसान के सिर में एक वॉइड है जिसे सवालों से भरा जा रहा है। एक किताब के पन्नों के बीच एक पेज है जो खाली है। एक ब्रह्मांड जो फैल रहा है, लेकिन बीच में एक जगह बिल्कुल शून्य है। द फियर ऑफ नथिंगनेस। मस्तिष्क शून्य को सह नहीं सकता, इसलिए हम अधूरी चीजों को पूरा मान लेते हैं, टुकड़ों को जोड़कर कहानियां बना लेते हैं, अज्ञात को भगवान, भाग्य या सिद्धांतों से भर देते हैं। द होल इज नॉट द प्रॉब्लम, आवर फियर ऑफ इट इज। कंक्लूजन। द होल इनसाइड रियलिटी हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता उतनी स्थिर,
पूर्ण और स्पष्ट नहीं है जितनी हम सोचते हैं। कभी कभी सच उन चीजों में नहीं होता जो मौजूद है, बल्कि उन चीजों में जो गायब है। अगला अध्याय 24 द वर्जन ऑफ यू दैट वन। क्या कहीं कोई तुम है जिसने हर सपना पूरा किया? क्या तुम अब जिस जिंदगी में हो वो सिर्फ संभावनाओं में से एक है? आगे जानेंगे ऑल्टरनेट सेल्व्स और मल्टीवर्स आइडेंटिटी का मनोवैज्ञानिक रहस्य। यह सोच एक सवाल खड़ा करती है, क्या तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारी पहचान है, या तुम्हारी पहचान हर डिसीजन के बाहर भी अस्तित्व रखती है? रिग्रेट, मोटिवेशन एंड इनर ड्राइव। हर इंसान अपने भीतर एक आइडियलाइज्ड सेल्फ को महसूस करता है। कभी कभी ये इंस्पिरेशन बनती है, कभी गिल्ट। द वर्जन ऑफ यू दैट वन इज द वन यू बिलीव इन एनफ टू बिकम। कंक्लूजन, द वर्जन ऑफ यू दैट वन सिर्फ कल्पना नहीं है, वो एक मिरर है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो और खुद को बदल सकते हो। क्योंकि असली जीत तभी होती है जब तुम अपने भीतर के सबसे अच्छे वर्जन को वास्तविकता में ला सको। अगला अध्याय 25 द मीनिंग दैट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। जब तुम गहराई से किसी चीज का अर्थ खोजते हो तो क्या कभी कभी वही अर्थ अपने ही बाहर से ढह जाता है? आगे जानेंगे एब्सर्डिज्म, ओवर एनालिसिस और जब सोच ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए, उस मनोविज्ञान को। बहुत अच्छे, अब प्रस्तुत है अगला अध्याय 25 द मीनिंग दैट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुमने किसी चीज को समझने की बहुत कोशिश की, इतनी कि उसका अर्थ ही खत्म हो गया। Sometimes the deeper you search for meaning, the more it begins to fall apart. Over analysis paralysis. साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग ट्रैप या ओवर एनालिसिस पैरालिसिस। तो है जब इंसान हर चीज में इतना गहराई से अर्थ ढूंढता है कि अंत में उसे कुछ भी साफ समझ नहीं आता। एक इंसान जो हर बात का मकसद जानना चाहता है, पर हर उत्तर के साथ एक और सवाल पैदा होता है। अंत में अर्थ की तलाश अर्थ के अंत में बदल जाती है। एब्सर्डिज्म, द फिलॉसफी ऑफ मीनिंगलेसनेस। फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कैम्यू ने कहा था, द ह्यूमन कंडीशन इज अब्सर्ड, द सर्च फॉर मीनिंग इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड। कैम्यू के अनुसार जब हम ब्रह्मांड में अर्थ ढूंढते हैं और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तो वह टकराव एब्सर्ड कहलाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ बिलीफ। जब कोई गहरी मान्यता तर्क और अनुभव से टकराती है तो पैदा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक मानसिक असहजता जो इंसान को अपने ही विश्वास पर संदेह करने पर मजबूर करती है। When meaning contradicts itself, it fractures the self. The identity crisis of meaning. जब तुम्हारा विश्वास, उद्देश्य या विचार गहराई से पूछे गए सवालों से टकराते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू होता है। मैं कौन हूं? अगर मेरा मकसद ही झूठा है, अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं, तो मैं क्यों जी रहा हूं? इस बिंदु पर अर्थ बनता है एक फ्रैजाइल इल्यूजन जो अधिक सोच से टूट सकता है। एक्सिस्टेंशियल रियलाइजेशन। You stare into the abyss, and the abyss reflects your questions. यह सोच कि हर उत्तर अंत में खुद को खा जाता है, एक्सिस्टेंशियल फिलोसॉफी की गहराइयों में ले जाती है। यहां तक कि तुम खुद से पूछते हो, क्या अर्थ की जरूरत भी है, या हम केवल आराम के लिए उसे गढ़ते हैं? विजुअल आइडियाज फॉर दिस चैप्टर। एक इंसान जो किताबों और विचारों के ढेर में बैठा है, पर हर पन्ने पर सवाल है, उत्तर नहीं। एक अर्थ का शब्द जो टूटकर बिखर रहा है। आईने में देखने वाला व्यक्ति जिसकी परछाई गायब हो रही है, एक विशाल भूल भुलैया जिसमें अर्थ की खोज करने वाला खो गया है। द पैराडॉक्स। द मोर यू ट्राई टू डिफाइन मीनिंग, द मोर इट रेजिस्ट यू। यह एक साइकोलॉजिकल फीडबैक लूप बन जाता है। जितना सोचो उतना उलझो, जितना जानो उतना खोदो। एस्केपिंग द ट्रैप। फिलोसॉफिकल स्कूल्स जैसे टाओइज्म और ज़ेन मानते हैं वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग लाइज बियॉन्ड वर्ड्स एंड लॉजिक। इसका समाधान क्या है? लेट गो ऑफ फोर्स मीनिंग, एम्ब्रेस द मोमेंट, क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ ट्रूथ बट वेयर इट लाइटली। कंक्लूजन, द मीनिंग दैट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ एक चेतावनी है। अगर तुम हर चीज का अर्थ जानना चाहोगे तो शायद तुम उस गहराई में गिर जाओ जहां कोई अर्थ नहीं बचता। कभी कभी जिंदगी का रहस्य इसी में छिपा है कि कोई रहस्य नहीं है। अगला अध्याय 26 द ड्रीम शेयर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। क्या कुछ सपने ऐसे हैं
जो हमने कभी मिले बिना एक जैसे देखे हैं। आगे जानेंगे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मिथोलॉजी और वो सपने जो इंसानों को जोड़ते हैं बिना उन्हें जानने के भी। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 26, द ड्रीम शेयर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जो किसी और ने भी देखा हो, बिना उसे जानने के बावजूद? ऐसा सपना जो न तो व्यक्तिगत है न ही पूरी तरह काल्पनिक, बल्कि ऐसा जो हर पीढ़ी, हर संस्कृति में बार बार आता है। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने एक गहरी अवधारणा दी थी। कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक ऐसा मानसिक क्षेत्र जो हम सभी इंसानों में साझा है, जिसमें आर्केटाइप्स, सिंबल्स और ड्रीम पैटर्न्स मौजूद है। ड्रीम्स आर नॉट आइसोलेटेड क्रिएशंस, they are echoes of something ancient within us all. Recurring symbols across cultures. एक विशाल सर्प जो ब्रह्मांड को घेरे हुए है, दुनिया की कई सभ्यताओं में मौजूद। उड़ने का सपना, लगभग हर संस्कृति में अंधेरे में गिरने का सपना, भय और नियंत्रण की सामूहिक भावना। ये सपने और प्रतीक क्यों इतने समान होते हैं? क्यों एक जापानी किसान और एक अफ्रीकी योद्धा बिल्कुल एक जैसे स्वप्न देखते हैं? आर्केटाइप्स, द यूनिवर्सल पैटर्न्स। द हीरो चुनौती का सामना करता है, द शैडो हमारी दबी हुई इच्छाएं, द वाइज ओल्ड मैन वुमन मार्गदर्शक, द ट्रिकस्टर भ्रम फैलाने वाला। इन आर्केटाइप्स का सामना हम कहानियों, धर्मों और सपनों में बार बार करते हैं। मानव चेतना की साझा भाषा। मिथोलॉजी एज शेयर्ड ड्रीम्स। मिथ्स केवल कहानियां नहीं है, बल्कि वो सामूहिक सपने हैं जो समाज ने सत्य को अर्थ देने के लिए गढ़े। प्रोमीथियस जिसने देवताओं से आग चुराई, भगवान विष्णु का सपने में संपूर्ण ब्रह्मांड का बनना। ड्रीम टाइम। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अनुसार वास्तविकता स्वयं ही एक सपना है। साइकोलॉजी ऑफ ड्रीम ओवरलैप। ड्रीम इंक्यूबेशन में जब कई लोग एक ही विचार या चिंता को लेकर सोते हैं तो उनके सपने भी मिलते जुलते हो सकते हैं। यह दिखाता है कि हमारे सपने सिर्फ निजी नहीं है, बल्कि वो सामाजिक, सांस्कृतिक और एवोल्यूशनरी इनपुट्स का परिणाम है। द डिजिटल ड्रीमस्केप। आज का आधुनिक युग जहां हम सभी एक जैसे कंटेंट देखते हैं, एक जैसे डर और आशाएं रखते हैं, वहां मीम्स, सिंबल्स और ड्रीम्स और भी ज्यादा एक जैसे हो गए हैं। वी आर ऑल ड्रीमिंग टुगेदर even while we think we're awake. Visual ideas for this chapter. अलग अलग नस्ल, संस्कृति और उम्र के लोग एक ही सपने में तैरते हुए, एक विशाल चक्र जिसमें अलग अलग आंखों से एक ही सपना देखा जा रहा है। आर्केटाइप्स जैसे शैडो, हीरो और ट्रिकस्टर एक ही रंगीन ताने बाने में जुड़े हुए। नींद में डूबी दुनिया जहां एक ही सपना हर कोने में गूंज रहा है। द डीपर ट्रूथ, द ड्रीम शेयर्ड बाय स्ट्रेंजर्स हमें बताता है कि हम चाहे कितने भी अलग हो, भाषा, नस्ल, धर्म, देश, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो साझा है। हमारी आशाएं, भय, प्रतीक और सपने एक ही स्रोत से उपजे हैं। कंक्लूजन। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ड्रीम्स आर ब्रिजेस बिटवीन माइंड्स, और हर सपना जो तुमने देखा है शायद पहले भी किसी ने देखा हो, और फिर भी वो सपना सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। अगला अध्याय 27, द थॉट दैट एस्केप्ड द माइंड। वो विचार जो कभी आया पर पकड़ में नहीं आया, क्या वो तुम्हारा था या कहीं और से आया था? अब जानेंगे अनकॉन्शियस इंस्पिरेशन, लॉस्ट जीनियस और विचारों की रहस्यमयी गति जो दिमाग से भी तेज होती है। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, चैप्टर 27, द थॉट दैट एस्केप्ड द माइंड। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई गहरा, जबरदस्त विचार अचानक आया और फिर अगले ही पल गायब हो गया? वो विचार जो अगर थम जाता तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल देता। फ्लीटिंग थॉट्स, व्हाई दे डिसअपीयर। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड हजारों विचारों को जन्म देता है, लेकिन उनमें से अधिकांश शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही दम तोड़ देते हैं। कुछ विचार इतने फ्रेजाइल होते हैं कि उन्हें जरा सी डिस्ट्रैक्शन भी भुला देती है। यह कॉग्निटिव स्लिपेज कहलाता है, जहां विचार आते हैं पर रिकॉर्ड नहीं हो पाते। आइडिया वर्सेस मेमोरी। एक थॉट केवल तभी मेमोरी बनता है जब उसे दोहराया जाए, लिखा जाए या ध्यान से पकड़ा जाए।
Idea flashes like lightning. Memory holds like the earth. सोचो, कितनी सारी रचनाएं, कविताएं, खोजें बस इसलिए खो गई क्योंकि वो एक पल देर से पकड़ी गई. Where do ideas come from? कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का मानना है ideas are not created, they are received. प्लेटो ने इसे realm of forms कहा, कार्ल युंग ने collective unconscious, एडिसन ने कहा ideas are waiting in the air. तो क्या तुम जो सोचते हो वो वास्तव में तुम्हारे भीतर से है या कहीं और से, और तुम बस एक एंटेना हो? द म्यूज फिनोमेनन. प्राचीन काल में लोग मानते थे कि विचार किसी डिवाइन सोर्स से आते हैं, जैसे ग्रीक देवी म्यूज जो कलाकारों के कान में फूंक मारती थी. आज भी कई लेखक, संगीतकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि महान विचार अनप्लैन्ड मोमेंट्स में आते हैं, चलते समय, नहाते समय या नींद में. द ट्रेजेडी ऑफ द लॉस्ट थॉट. हर गुम हुआ विचार शायद एक कविता था, एक आविष्कार या कोई ऐसी बात जो तुम्हें तुम्हारे सबसे असली रूप से मिला देती. जैसे वो शब्द जो जुबान पर होता है पर याद नहीं आता. टिप ऑफ द टंग फिनोमेनन. ये दिमाग की उस सीमा को दिखाता है जहां सोच तेज है पर पकड़ धीमी. कैन यू ट्रेन योर माइंड टू कैच थॉट्स? हाँ, माइंडफुलनेस मेडिटेशन विचारों को आते जाते हुए पहचानने की क्षमता बढ़ाता है. जर्नलिंग एट रैंडम टाइम्स. सबसे अजीब समय पर लिखो, जागते ही, नींद से पहले. वॉइस नोट्स फॉर आइडियाज. विचार आते ही रिकॉर्ड कर लो. एक मजबूत अभ्यास. आई कैच द विस्पर बिफोर इट फेड्स. विजुअल सजेशंस. एक पारदर्शी इंसानी सिर जिसमें एक चमकता हुआ विचार हाथ से फिसल रहा हो. खिड़की से उड़ता हुआ कागज, उस पर अधूरी इबारत. अंधेरे में चमकता हुआ लाइट बल्ब, लेकिन हाथ उसे छू नहीं पा रहा. घड़ी की सुई पर बैठा हुआ विचार जो समय से पहले गिर गया. कंक्लूजन. द थॉट दैट एस्केप्ड द माइंड. एक रहस्य है, हमारे मन की गहराइयों से निकला लेकिन उसी गहराई में वापस डूब गया. यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर विचार अनमोल होता है. हर फ्लीटिंग फ्लैश एक मौका है जिसे पकड़ने के लिए हमें सतर्क, शांत और ग्रहणशील होना पड़ेगा. अगला अध्याय 28 कंक्लूजन. एक अंतिम दृष्टि जो पूरे सफर को एक आईने की तरह समेटेगी. तैयार हो जाइए. अंत में जो उजाला होगा वो शायद शुरुआत से भी ज्यादा गहरा होगा. बहुत बढ़िया. अब प्रस्तुत है इस सीरीज का अंतिम अध्याय, चैप्टर 28 कंक्लूजन. सोचो, अगर तुम्हारे सभी विचार, भ्रम, भावनाएं, पहचान और यहां तक कि समय का एहसास एक परत दर परत खुलने वाली पहेली हो, तो इन सभी अध्यायों ने क्या किया? उन्होंने उन परतों को धीरे धीरे उधेड़ा. हर कहानी, हर सिद्धांत, हर कल्पना तुम्हारे परसेप्शन पर वार था. द जर्नी थ्रू थॉट. तुमने देखा, द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स बिफोर यू लुक. आत्म छवि का भ्रम. द चॉइस यू वर फोर्स्ड टू वांट. इच्छा की असलियत. द कॉन्शियसनेस विदाउट अ होस्ट. होस्ट रहित चेतना. द थॉट दैट एस्केप्ड द माइंड. विचार की न पकड़ सकने वाली प्रकृति. इन सभी ने तुम्हारी सच की समझ को तोड़ा ताकि तुम अपने भीतर झांक सको. द कोर मैसेज. परसेप्शन इज नॉट रियलिटी, इट्स अ ट्रांसलेशन. और अनुवाद में हमेशा कुछ छूटता है. तुम जो सोचते हो कि तुम हो, वो सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें सुनाता है. हर सेकंड, हर पल. वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? अब सवाल ये नहीं कि तुमने क्या सीखा. सवाल ये है कि क्या अब तुम अपने विचारों को देख सकते हो? क्या अब तुम भावनाओं को ऑब्जर्व कर सकते हो? महसूस करने से पहले क्या अब तुम यह जान सकते हो कि क्या तुम सच में हो या बस जो तुम बन चुके हो? रिफ्लेक्शन. ये कोई उत्तर देने वाला सफर नहीं था, बल्कि यह तो सवाल पूछने की शक्ति को जगाने वाला अनुभव था. अब जब कोई विचार तुम्हारे मन में आए तो पूछना, क्या ये मेरा है? कहां से आया? क्या ये मुझे चला रहा है या मैं इसे? अ फाइनल सिंबॉलिक इमेज सजेशन. एक आदमी या औरत जो खुद को आईने में देख रहा हो, लेकिन आईना अब खाली है. ब्रह्मांड में तैरती हुई एक किताब जिसके पन्ने उठ रहे हैं. हर पन्ना एक अध्याय, एक खुला दरवाजा जो एक सर्पिल सीढ़ी में बदल जाता है. अनंत की ओर. आंखों के सामने बिखरता हुआ रियलिटी शब्द, लेकिन पीछे कुछ और बनता हुआ. परसेप्शन. कॉल टू एक्शन.
अगर इस यात्रा ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है तो रुकना मत। इस वीडियो को लाइक करो। अगर ये तुमसे कुछ कह गया, कमेंट करो कौन सा विचार सबसे गहरा था, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। थ्योरीज दैट विल ब्रेक योर परसेप्शन अब समाप्त होती है, पर तुम्हारी सोच की यात्रा अभी बस शुरू हुई है। क्या तुम तैयार हो अपने ही विचारों के बाहर जाने के लिए?